बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर 17 रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलें तो प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर हॉट सॉस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। अब देखें यहाँ पर जब हम लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होंगे तब तो हमें जब तक रिक्वायरमेंट्स नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं पता चलेगा कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। तो रिक्वायरमेंट पढ़ के हमें ये पता चल गया है कि ये हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना कर देनी है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम लोगों ने कौन सा रखना है, कि डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है। वैसे तो दोनों से बन सकती है, डिपेंड करता है गिवन डाटा के ऊपर। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप लोगों ने इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर जाना है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो स्टार्ट करना है आप लोगों ने वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहां से जाके आप लोगों ने स्टार्ट करना है और इनडायरेक्ट मेथड को ही आप लोगों ने प्रेफर करना है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अदरवाइज यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में, Horses Limited summarized financial statements are as follows. Statement of financial position given है 31 दिसंबर ओपनिंग क्लोजिंग। ये फर्स्ट कॉलम आप लोगों के पास ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पर आएगा और ये सेकंड कॉलम आप लोगों के पास क्लोजिंग बैलेंसेस के तौर पर आएगा। इसमें प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और कैरिंग अमाउंट्स गिवन है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड बैंक के बैलेंसेस गिवन है। फिर हमारे पास आ जाते हैं टोटल एसिड के बाद इक्विटी, इक्विटी के बाद इक्विटी में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारे पास मौजूद है, शेयर प्रीमियम मौजूद है हमारे पास, रिटेन्ड अर्निंग्स। नॉन करंट लायबिलिटीज की अगर बात करें तो लोन्स एंड करंट लायबिलिटीज की बात करें तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स एंड टैक्स पेएबल, ये अमाउंट्स हमारे पास मौजूद इक्विटी एंड लायबिलिटीज के पोर्शन आ गए। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्सेशन एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहां तक हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है। फिर क्वेश्चन तो ना स्टार्ट करना जब तक कि एक मरतबा पढ़ना लो। अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्या बताया गया, कहते हैं द ओनली न्यू लोन रेज्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज अ 5-year बैंक लोन अमाउंटिंग टू ₹65,000। तो इसका ताल्लुक मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज से है और यहाँ से भी पता चल गया कि 65,000 का न्यू लोन हम लोगों ने ऑब्टेन किया है। तो इसको तो देखते ही पता चल जाता है कि यार ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो आपने लिख देना है। अब यहाँ पर देखें बेटा, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे खासे मार्क्स कैरी करता है। तो जो इन्फॉर्मेशन जहां पे मिलती जाए आप लोग पुट करते जाया करें। आपको अगर आप लोग हर एडजस्टमेंट का 0.5 मार्क्स भी रखते जाएं तो आप लोग खुद देखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ने के फौरन बाद आप 5 to 6 मार्क्स गेन कर चुके होंगे बगैर किसी वर्किंग्स वगैरह के। अब यहाँ पर देखें नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया, कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹156। इंटरेस्ट एक्रूड इंक्लूडेड इन ट्रेड एंड अदर पेएबल्स अबव was ₹24,000 लास्ट ईयर एंड 54,000 दिस ईयर। उसके बाद अब ये इंटरेस्ट चार्ज्ड, हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरेस्ट को हम लोगों ने सेपरेटली डील करना है, तो इंटरेस्ट को अपनी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं बनाते, तो आप लोगों ने अपनी लायबिलिटीज में से इसको लेस कर देना है। फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू ₹10। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें बताया गया कि ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास इतना है। ये हमारे पास हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर एडजस्टमेंट्स का पार्ट बन जाएगा। फिर हमारे पास आए ड्यूरिंग द ईयर प्लांट विच ओरिजिनली कॉस्ट ₹69,000 वाज डिस्पोज्ड ऑफ फॉर ₹41,000। तो यहाँ से पता चल गया 41,000 मेरे पास मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो के तौर पर आ जाएगा। फिर देखें हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड 200,000 न्यू शेयर्स। ये बात याद रखिएगा कि वो आपको अमाउंट बता रहा है या नंबर ऑफ शेयर्स बता रहा है। हाँ, अब ये अलग बात है कि हमारा एक शेयर भी ₹1 का है, तो जितने हम लोगों ने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हैं तो हमारे शेयर कैपिटल में उतनी ही अमाउंट आनी होगी, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा अपनी फेस वैल्यू के साथ आता है, तो शेयर कैपिटल में उतनी ही अमाउंट हमारे पास आएगी। फिर देखें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, कहते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹230,000। डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹230,000।
अब आप लोग जब गए कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ, तो आप लोगों ने सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है। उसमें आप लोगों ने कंपनी नेम लिख दिया अपने पास, हॉट सॉस लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। अब उसमें ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए फर्स्ट पेज सारा खाली छोड़ दिया करें, कि आपने सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फर्स्ट पेज पे लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज का जो स्टार्ट करेंगे ना, वो आप लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से करना है, मतलब हेडिंग्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाफ पेज इसके लिए छोड़ दें, जो लास्ट हाफ पेज है उसके ऊपर लिखते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और बिल्कुल लास्ट में जाकर आप लोगों ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख देना है। वह आप लोगों ने अपनी कैश फ्लो को 2 पेजेस पे कंप्लीट करना है इस तरह से। फर्स्ट पेज का हाफ बच भी जाता है, भाई ठीक है रहने दो, मूव टू नेक्स्ट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमेशा इसी तरह से करना, आप लोग मैक्सिमम मार्क्स गेन कर जाएंगे। अब मुझे पता है कि मैंने अगर कोई वर्किंग करनी है तो मैंने थर्ड पेज से स्टार्ट करनी है। थर्ड पेज पे चले जाए, वहां पे लिखते हैं वर्किंग नोट्स, वर्किंग 1 2 3 4, जहां जहां जरूरत हो आप लोग लिख लें। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा इजी कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो आप फौरन जाके पुट कर सकते थे अपने क्वेश्चन में, वो चीजें सबसे पहले ढूंढे। अब वो चीजें आप लोगों को कैसे मिलेंगी कि आप लोग जैसे ही यहाँ पर आए ना, अपने क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा, तो आपको पता है कि यार मैंने प्रॉफिट से स्टार्ट लेना है, आप ये प्रॉफिट उठा लें 1195। अब सबसे पहले ये प्रॉफिट उठा लें, आपने लिख दिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 1195। फिर आप लोगों ने इसमें अपनी एडजस्टमेंट्स को देख लेना है। अब यहां पर देखें कैश फ्लो के पास आ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसने ये टोटल लिखा हुआ है। अच्छा, इसके फॉर्मेट को एज इट इज फॉलो करने की इतनी जरूरत नहीं है, आप लोग अपने पास लिखें, ये देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये बिफोर टैक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1195। बुक को फॉलो करें सिर्फ फाइनल आंसर के लिए कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरे पास कितना इनफ्लो या आउटफ्लो आया और उसने कितना बताया हुआ है, मैच कर गया, नो इश्यू। अब फिर नेक्स्ट यहां से आप लोगों ने लिख देना है अपने पास एडजस्टमेंट्स। अच्छा, फिर एडजस्टमेंट में सबसे पहली एडजस्टमेंट आप कौन सी लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन आपको गिवन थी 401,000। अब देखिए मैंने ये जो प्रॉफिट की वैल्यू उठाई अमाउंट इन रुपीज 1000, तो आप अपने पास लिख दीजिएगा ऑल अमाउंट्स इन रुपीज 1000, तो आप इसमें ऐड कर देंगे 401। उसके बाद आ जाए, मतलब आप लोगों ने ना माइंड गेम चलनी है यहाँ पर कि भाई एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट भी आता है, आप इंटरेस्ट की वर्किंग कर सकते हैं। इंटरेस्ट की वर्किंग अगर आप लोग देखें तो उसने इंटरेस्ट के बारे में आपसे क्या कहा, चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू रुपीज। तो भाई मुझे ये पता है कि मैंने जो एडजस्टमेंट करनी है ना वो 156 की करनी है इंटरेस्ट। और ये यहां ऐड क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने इसको सेपरेटली डील करना है। और डिविडेंड को ऐड क्यों किया, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो दोनों के पर्पसेस डिफरेंट हैं एडजस्टमेंट्स के। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग देखें और क्या कुछ हमारे पास आ सकता है, भाई वो जो आप लोगों ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखे थे, आप उनके बारे में बड़ी जल्दी से इनको बता सकते हैं कि भाई मेरे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है। मैंने इस एडजस्टमेंट्स में देखा कि यार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रेलेवेंट इसने मुझे कोई बात नहीं बताई, क्या ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर मैं आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पता आपको अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से भी नहीं चलता। इसका पता कहां से चलता रहता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, यहां से आपको पता चलेगा। अब आप लोग आए सबसे पहले अपने करंट एसेट के पास, आपने कहा इन्वेंट्री हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होता, रिसीवेबल्स भी नहीं होता, बैंक हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी मेरे पास कोई नहीं है, और ये जो 51 है पॉजिटिव है, ये मेरे पास ओपनिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 51 जाके लिखेंगे। क्लोजिंग, क्लोजिंग के लिए मैंने इधर देखा, इधर मुझे कोई चीज नजर नहीं आई, तो मैं चला गया अपनी लायबिलिटीज के पास, और यहां से मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट का पता चला, ये बैंक ओवरड्राफ्ट 766, तो 766 मेरे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन गया। और साथ में देखें अदर पेएबल्स, टैक्स पेएबल्स, ये मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नहीं बनते। ये बात क्लियर, ये दोनों अमाउंट जो आके लिख सकते थे हम लोग, तो 51 एंड नेगेटिव में 766, ये देखें
ये जो सेकंड पेज की बिल्कुल लास्ट की 2 लाइंस आपकी ये होनी चाहिए। अच्छा, यहीं से रिवर्सल, भैया आप इसको फाइंड कर सकते हैं और आप ऐसा ही किया करें। इसी का रिवर्सल, कैश जनरेटेड फ्रॉम एक्टिविटीज, ऑल एक्टिविटीज, नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो आप लोगों ने जाके रिकॉर्ड कर देना है। और क्या करना है, इसमें से 766 नेगेटिव है, मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दूसरी साइड पे जाके भी माइनस हो जाएगा, तो टोटल मेरे पास नेगेटिव में 817, ये एज इट इज जाके लिखना, चाहे ऊपर टोटल जो मर्जी बन रहा हो, आपने ये वाला टोटल यही लिखना है। क्लियर हो गई ये बात, यहां तक कोई इशू? गुड। अब ये इन चीज, भाई देखो जब तक रिवर्सल करना नहीं सीखोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट ऐसे ही करते थे हम लोग, बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे जाकर फाइंड कर लेते थे, बैलेंस शीट हमारी गलत नहीं होती थी, और आज आप उस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आप लोग FAR1 पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर इन 3 बातों का पता चले, भाई आधा आधा नंबर भी और 1.5 नंबर तो बन गए हैं, और ऊपर अगर आप लोग देखें तो भाई 1.5 नंबर तो मैं यहां से भी ले चुका हूं, मेरे 3 नंबर बन चुके हैं। मैं मतलब पॉइंट, हर चीज, हर जो एडजस्टमेंट होती है 0.5 मार्क्स की नहीं होती, तो मैंने वैसे ऑन एवरेज इसको 0.5 रखा हुआ है। तो जैसे आप ऐसा करते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अब अगर आप लोग फिर से देखें तो भाई मेरे पास क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं और मुझे किस तरह से लेके चलना है। पहली एडजस्टमेंट देखा तो मुझे लोन के बारे में पता चल गया, ऐसे ही है ना, लोन के पास चले जाएंगे, और लोन के बारे में क्या पता चला, कहते हैं 65,000 का न्यू लोन मिला है आप लोगों को। मैंने कहा भाई 65, बाकी चीजें मैं बाद में देखूंगा, 65 को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनाओ। जल्दी से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पास गए और वहां से हम लोगों ने जाके न्यू लोन ऑब्टेन जाके लिख दिया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर? अब इसका मार्क्स आपको मिल चुका है। फिर लोन को सेट करते जाना। अब आपने अपनी लायबिलिटीज को देखना है, लायबिलिटीज में आए तो यहाँ पे लोन मौजूद, ओके, इसके ओपनिंग को लो। अब आप चले गए अपने पेज नंबर 3 पर, वहां पर आप लोगों ने ये लोन का अकाउंट बनाया, भाई ओपनिंग आपने अपने पास लिखा 15320, इस बात का ख्याल रखना है कि ओपनिंग कौन सा है और क्लोजिंग कौन सा है, और आपने अपने पास क्लोजिंग जाके रिकॉर्ड किया। यहां से आपको पता चला कि 65 का लोन आपने ऑब्टेन किया था, ये आपने लिख दिया। अब क्या लोन के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन है? लेकिन ये अकाउंट बनाने से पहले एक नजर करंट लायबिलिटीज को देख लेना कि कहीं करंट लायबिलिटीज के अंदर करंट पोर्शन ऑफ बैंक लोन तो नहीं है। इन केस अगर आपको करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ बैंक लोन मिल जाए तो आपने मर्ज कर देना है, आपने करंट एंड नॉन करंट को अलग अलग नहीं डील करना, आपने उसको इकट्ठा कर लेना है। गॉट इट? मेरे पास नहीं था तो मुझे करने की जरूरत नहीं। अब यहां पर देखें, क्या आपका ये अकाउंट इक्वल हो गया? नहीं हुआ। बैलेंसिंग वैल्यू कौन सी वैल्यू, कौन सी साइड पर आ रही है? 235। क्या अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैंने ड्यूरिंग द ईयर ये लोन की अमाउंट रिटर्न की है, तो यहां से आपने ये रेफरेंस देना है वर्किंग 1, फॉरेन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाओ, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 235, ये जाके रिकॉर्ड कर दो। अब मुझे बताओ क्या आपको इसमें कोई इशू है? अच्छा, फिर देखें, मेरी ये फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो चुकी है, और यहां से अपनी बैलेंस शीट में से मैंने एक तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह क्लियर हो गए मेरे, साथ में यहां से ये लोन भी मैंने क्लियर कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप चलना है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये नहीं पता कि स्टेप कौन सा उठाना है, वहां पे आप लोग फेल हो जाते हैं। भाई आपकी नजर में सिर्फ आपके पेपर का पास करना हो कि मैंने भाई हर हाल में अब इस पेपर को पास करना है और शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में करना है, और ये मेरी पहली और आखिरी अटेम्प्ट है। अब बाज औकात ऐसा होता रहता है जिंदगी के अंदर कि अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, और बाज औकात अपने आप को थ्रेटन भी करना पड़ता है। मोटिवेट करना, क्या आप अपने आप से कहें कि भाई आपने इतने अरसे से अकाउंटिंग पढ़ी है, आप कर सकते हैं, अपने अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस शो करें। थ्रेट करना कि जैसे यार मैंने अगर ये पेपर ना पास किया तो मैं डिस्क्वालीफाई, अल्लाह ना करे,
लेकिन खुद को तो बताओ, क्योंकि मेरे लिए मेरी जिंदगी की ये पहली और आखिरी अटेम्प्ट है। इसके बाद मैंने FR 1 का पेपर नहीं देना, मैंने FR 2 का पेपर देना है। ऑलराइट, ये वो बात होती है जो भाई आप अपने आप के ऊपर अप्लाई करो तो इंशाल्लाह आप लोग कामयाब हो जाओगे। अब यहाँ पे देखें, और प्रैक्टिस हमेशा मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि भाई एक सिस्टमैटिक वे में करो, एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। आप जिस तरह से बैठ के पढ़ रहे होते हो, इस बिहेवियर से पेपर नहीं पास होते रहते, और ना कभी अकाउंटिंग आती है इस बिहेवियर से। तो आप लोगों की प्रैक्टिस भी एक सिस्टमैटिक वे में और एक गोल सामने हो, उसको अचीव करने के ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें मजीद भी हम लोग इसमें क्या चीज लिख सकते हैं। अब सेकंड एडजस्टमेंट चार्ट, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट चार्ट ये तो मैंने जाके रिकॉर्ड कर दिया था, ऐसे ही है ना। आप लोग जाओ अपने पास वर्किंग नोट्स में, और आप लोगों ने अपने पास इंटरेस्ट का एक अकाउंट बना लेना है, वर्किंग टू इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट कहते हैं चार्ज्ड 156, मुझे पता है ये अमाउंट यहां पर आएगी 156। साथ में मुझे कहता है कि यार आपके पास ना एक्रूड, एक्रूड मतलब लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज यहाँ पे ओपनिंग और इधर क्लोजिंग, कितनी अमाउंट से इंक्लूडेड एंड ट्रेड एंड अदर पेबल्स वाज ₹24,000 लास्ट ईयर, मतलब इस साल का, and 54,000 दिस ईयर, इस साल का क्लोजिंग। क्लियर। अब अपनी अदर लाइबिलिटीज में से इसको माइनस करना है, ओपनिंग में से 24 और क्लोजिंग में से 54। ओपनिंग में से 24, क्लोजिंग में से, इसको यहां से माइनस कर देना है। आपने अपनी लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं बनाना, अदरवाइज आपकी वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट बन जाएगा, जबकि इंटरेस्ट वर्किंग कैपिटल चेंजेस का पार्ट नहीं। अब जैसे यहां पर टैक्स पेएबल उसने अलग से लिखा हुआ है, हमने भी अलग से ही इसके साथ डील करना होता है। अब यहां पर भाई ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यहां से आपको पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर आप लोगों ने इंटरेस्ट पे कितना किया। अब ड्यूरिंग द ईयर आप लोगों ने कितना इंटरेस्ट पे किया है, 26, 126। तो मुझे पता चल गया कि यार ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ना बिल्कुल लास्ट वाले पोर्शन में आ रहा होता है। भैया आपने हाफ पेज से नीचे बिल्कुल चले जाना है, वहां पे लिख देना इंटरेस्ट पेड 126, और ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी इस तरह से। ऑलराइट, फिर यहीं पे आपको नहीं लगता कि जैसे टैक्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मैं जल्दी से फिल करके बता सकता हूँ, तो कोई ऐसा इशू नहीं है टैक्स के अंदर। तो आप लोग अपने पास वर्किंग नोट्स में जाएंगे और टैक्स के से रेलिवेंट आप उससे बात कर लेंगे। टैक्स चार्ज कितना किया इनकम स्टेटमेंट को, 602 इनकम स्टेटमेंट से पता चला। ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी है हमारे पास टैक्स पेएबल, 470 ओपनिंग। क्लोजिंग कितनी है, 602 क्लोजिंग। तो इस साल हम लोगों ने कितना पे किया होगा, जो पिछले साल का टैक्स था वो इस साल में हम लोगों ने पे कर दिया। तो टैक्स पेड 470 के तौर पर, इंटरेस्ट पेड के बिल्कुल नीचे जाके लिख दो, वर्किंग रेफरेंस जरूर दो। ऑलराइट, अच्छा स्टार्ट में आप लोगों ने ऐसे ही करना है, बाद में जब परफेक्शन आ जाए तो आप लोग इसकी वर्किंग इस तरह से भी कर सकते हैं। इन केस अगर इन चीजों की ना समझ आए, एक छोटा सा टी अकाउंट बनाने में आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तो आप छोटा सा टी अकाउंट वर्किंग नोट्स में बना के यहाँ पे वर्किंग का रेफरेंस दे दें। तो आपने यहां पर ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये कोई इशू। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोग देखें टैक्स से रेलिवेंट, ये हम लोगों ने सेकंड पॉइंट भी डील कर लिया, हम लोगों ने टैक्स से रेलिवेंट भी तमाम एडजस्टमेंट के साथ डीलिंग कर ली। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट देखें डेप्रिसिएशन, हम लोगों ने एडजस्टमेंट में लिख दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन का ताल्लुक किस चीज से है, मेरे नॉन करंट एसेट से। आपने जल्दी से वर्किंग नोट के पास जाना है और आप लोगों ने 2 अकाउंट्स बना लेने हैं। हाँ जी, कौन कौन से, एक अपने पास एसिड का अकाउंट, प्लांट एंड, और दूसरा इनके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट।
अच्छा अब देखें आपको ओपनिंग वैल्यू कितनी मिली 2700, आपको क्लोजिंग वैल्यू कितनी मिली 3831। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 748, इसका क्लोजिंग ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की 4, और ये हमें एडजस्टमेंट से पता चल गई थी, ये बात क्लियर। लेकिन इससे रेलिवेंट एक और इंफॉर्मेशन भी हमें पता चल रही थी इनसे रेलिवेंट, और वो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या थी। अब देखिए डेप्रिसिएशन हम लोगों ने क्लियर दी, कहते हैं एक प्लांट जिसकी कॉस्ट 69,000 है, हमने उसको इतने में डिस्पोज कर दिया। सबसे पहले मैं दौड़ा अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 41 का इनफ्लो लिखूंगा, डिस्पोजल ऑफ पीपीई, तो 41 का मेरे पास इनफ्लो आ जाएगा, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल, ये 41। ये बात क्लियर हो गई आप बच्चों को। अच्छा उसके बाद अगर आप लोग देखें, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद अगर आप लोग देखें आपने 69 का रिवर्सल करना है। उसके बाद कहता है ड्यूरिंग द कंपनी इशूड दिस एंड, अच्छा इससे रेलेवेंट और कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। 69 का आप लोगों ने डिस्पोजल रिकॉर्ड किया, डिस्पोजल। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसके ऊपर गेन या लॉस कितना आया? मुझे तो सिर्फ दो बातें बताई उसने कि डिस्पोजल की कॉस्ट 69 है और वो 41,000 का डिस्पोज हो गया, और सेल प्रोसीड बता दी। उसके ऊपर गेन और लॉस भी मुझे नहीं बताया उसने। अब मैं, और ना मुझे ये बताया कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड क्या है, ना मुझे ये बताया कि इसके हम लोगों ने परचेज क्या किया, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस, यहां से आप जब इसको अकाउंट फॉर करने लगे, इसको क्लोज करने लगे, तो यहां से आपको मिलेगी डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप चार्ज कर चुके हैं। तो देखिए डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है आपके लोगों के पास 1149, उसमें से माइनस करते हैं 1125, 24, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है डिस्पोजल से रेलेवेंट। अब मुझे पता चल गया कि भाई जो एसिड मैंने डिस्पोज किया उसकी WDV कितनी आ रही है 69 माइनस 24 इज इक्वल टू 45, जबकि उसकी सेल प्रोसीड्स हमारे पास कितनी आ रही हैं 41। तो मुझे लॉस हुआ या गेन हुआ? हाँ जी लॉस हो गया, कितने का 4 का। तो लॉस बेटा एडजस्टमेंट के तौर पर नहीं जाता, तो आपने उसको जाके एडजस्ट करना है, लॉस फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ऐड करूं या लेस करूं? यहां पर ऐड कर दूं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा अब बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्लोज हो गया, क्या इससे रेलेवेंट कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करनी हो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रेलेवेंट? लेकिन अभी मैंने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्लोज नहीं किया। यहां पर देखें तो आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 3831 प्लस 69 इज इक्वल टू 3900, 3900 माइनस 2700, 1200 की एडिशन। अब क्वेश्चन में कहीं पर रिवैल्यूएशन की बात भी नहीं थी। सपोज कि अगर रिवैल्यूएशन की बात होती, मैं 1200 का मैं कभी भी एडिशन ना लिखता, मैं इसमें से रिवैल्यूएशन सरप्लस अलग करता अगर कोई रिवैल्यूएशन के तौर पर है, रिमेनिंग अमाउंट मैं कैश के तौर पर लेकर जाता। अब यहाँ जीरो रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिवैल्यूएशन की कोई बात नहीं है, तो ये 1200 बेसिकली आप लोगों के पास एडिशन है और यहाँ पे कर चुके हैं, क्योंकि इससे रेलेवेंट कोई भी लाइबिलिटीज की भी उसने बात नहीं की। ये बात क्लियर? 1200 की एडिशन कौन कहां पे जाएंगे हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, कैश इनफ्लो या आउटफ्लो? तो ये आउटफ्लो, और ये ऐसे ही वर्किंग का रेफरेंस है तो ये अकाउंट बनाकर। ऑल राइट, एनी इशू? अच्छा अब आ जाते हैं हम लोग, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इशूड 200 न्यू शेयर्स, 200 न्यू शेयर, और साथ में डिविडेंड की बात कर रहे हैं। भाई आपने जाना है वर्किंग नोट्स में, आप लोगों ने
एक अकाउंट तो अपने पास बना लेना है। हमेशा याद रखिएगा कि शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम का एक अकाउंट बना लो, एंड शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का एक अकाउंट। तो जरा इसके ओपनिंग देखें, हमारे पास कितने आ रहे हैं इसके ओपनिंग? 740, शाबाश। और इसके क्लोजिंग देखें हमारे पास कितने आ रहे हैं? 1040। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये ना बड़ी इजी एडजस्टमेंट थी। मैंने न्यू शेयर कितने इशू किए थे? 200। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? तो कितने रुपीज में इशू कर दिए? 200 में। तो शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज होगा? तो देखो ये 200 से इंक्रीज है, लेकिन बेसिकली मैंने उसे 1 रुपये में इशू नहीं किया, मैंने उसको शेयर प्रीमियम के तौर पर इशू किया। तो देखो पहले शेयर प्रीमियम का बैलेंस 0 था, मतलब ये 200 वाले शेयर बेसिकली मैंने 1.5 पे इशू किए हैं। अब 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 200 इज इक्वल टू 100 वो शेयर प्रीमियम वाला वो आ गया। अब आपने ये चीज इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं सोचनी, आपकी ये चीज अब देखें यहां पर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम वगैरह, यहां पर कोई और चीज आएगी। एक तो आ गया इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, वो हम लोगों ने किया। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स है तो यहां पर कैश आ जाएगा, कितना आएगा? इनकी बैलेंसिंग वैल्यू। लेकिन मुझे बताओ कोई और ऐसी चीज है जिससे शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम डेबिट या क्रेडिट हो? डिविडेंड कहां जाते हैं? रिटेन अर्निंग, शाबाश। तो बेटा यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपने बैलेंसिंग वैल्यू देखी, आपको कितनी बैलेंसिंग वैल्यू मिल गई? 300। ऑलराइट, यहां से मुझे पता नहीं चल गया है कि 200 शेयर्स इशू किए हैं, 300 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू 1.5। तो एक शेयर मैंने 1.5 रुपीज के ऊपर इशू किया है। ऑलराइट, तो ये 300 आप लोगों ने फॉरेन कैश इनफ्लो के तौर पर जाके रिकॉर्ड कर देना है आपने। और ये कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहां पे कोई मसला था आप लोगों को? अच्छा, अब आप लोग देखें तो हमारे पास रिटेन अर्निंग्स ही रहता है ना। चले यहां पर देखें जरा रिटेन अर्निंग्स को, ये आपके पास आ गई रिटेन अर्निंग्स। इनके ओपनिंग बैलेंस गिवन है आपके पास। यकीन करें कि अगर आप अपनी वर्किंग के साथ साथ मेन पेज फिल करते जाएं और वर्किंग ऐसे करते जाएं, आप अपना क्वेश्चन ही गलत करने वाले। 100% आपका क्वेश्चन ठीक होने वाला है। और इन केस आप कहीं फंस भी जाते हो ना, रिवर्स गियर लगाओ और बैलेंसिंग वैल्यू जाके फाइंड कर लो। भाई आपको लग रहा है कि यार ऑपरेटिंग में तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, जहां पर कोई मसला लग रहा है ना आपको, वहां पर आप लोगों ने जाके रिवर्स कैलकुलेशन कर देनी है, वहां की इंक्रीज डिक्रीज को जाके कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देना। ओके, ये इस तरह से हमेशा काम होता रहता है। अच्छा, रिटेन अर्निंग्स को देखें 671, यहां पर देखें। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यार रिटेन अर्निंग में क्या कुछ आता रहता है? रिटेन अर्निंग इंक्रीज किस सिचुएशन में होती है? तो ये गिवन नहीं है आफ्टर टैक्स कितना? 593। तो आप लोग यहां पे लिखोगे 593 प्रॉफिट आफ्टर। और ये डिक्रीज रिटेन अर्निंग कब होती है? जब हमारे पास डिविडेंड आ जाए। तो देखें उसने आपको बता दिया कि कितना डिविडेंड हम लोगों ने डिक्लेयर एंड पे किया। इन केस अगर वो ना बताता इसकी बैलेंसिंग वैल्यू, और ये आप लोग हर हाल में बनाना। फिर अब जरा इसकी बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड करना। ओके, अब हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, ये चीज बनाने की जरूरत नहीं थी ये अकाउंट, लेकिन ये मैंने इसलिए बनाया है कि इन केस अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी आपको ये वाली बात गिवन ना हो तो रिटेन अर्निंग बताएगा आपको। यहां पर उसने कहा कि डिक्लेयर भी किया और पे भी कर दिया हम लोगों ने। अब डिविडेंड बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पार्ट नहीं होता रहता, इसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती रहती। अब क्या करेंगे? डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी में जाना चाहिए? ऑप्शंस थे हमारे पास। अच्छा, प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए डिविडेंड के लिए? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। और अगर फाइनेंसिंग में ना लिखें तो ऑपरेटिंग, लेकिन मोस्टली प्रेफर किसको किया गया था? तो अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाए तो ये देखें, और ये वैसे एडजस्टमेंट पढ़ते साथ लिखा नहीं जा सकता था, फौरन लिख दो क्योंकि उसने कहा था मैंने पे भी यही किया है।
और मुझे कहीं पर इससे रेलिवेंट पेएबल भी मैं अपनी लायबिलिटीज में नजर नहीं आया। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करो तो आपके पास सिर्फ ये नहीं रह जाता कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, भाई ये सारी वैल्यू बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आ सकती थी। कैश जनरेट, क्योंकि इससे पहले मैं सब कुछ डील कर चुका हूं। अगर मैं रिवर्स से चलता ना, मैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस फाइंड कर सकता था। अब आ जाते हैं हम वैसे इसके प्रॉपर मेथड पर। मुझे बताओ क्या एडजस्टमेंट में कोई और एडजस्टमेंट की जरूरत है? तो हम लोग टोटल एडजस्टमेंट कितनी कर रहे हैं? एडजस्टमेंट कितनी कर रहे हैं? 401 प्लस 156 प्लस 4 इज इक्वल टू 561। ऐड करो इसमें 561 प्लस 1195 1756। अब आ जाए वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी? हम पहले आ जाएंगे अपने करंट एसेट्स के पास। करंट एसेट इन्वेंट्री, भाई यहां से यूं देखना है आपने, ओपनिंग से क्लोजिंग इंक्रीज आया, कितने का इंक्रीज आया हमारे पास? 640 का। और जाकर हम लोग इसको लेस करेंगे। क्लियर? इंक्रीज इन इन्वेंट्री, फिर आप लोग ब्रैकेट्स में लिख देंगे 843 माइनस 203 इज इक्वल टू 640 ब्रैकेट्स में लिख देना। फिर हमारे पास रिसीवेबल्स के बैलेंस। रिसीवेबल्स का बैलेंस लिखने से पहले बैड एंड डाउटफुल डेट को देख लेना। गॉट इट? क्वेश्चन में कहीं नहीं था। अब आपके लिए कोई इशू नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? 147 से 184 पे गया, 37 का इंक्रीज इन रिसीवेबल्स लेस हो जाएगा। और अब चले जाएं लायबिलिटीज, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स 152 माइनस 24 इज इक्वल टू 128 एंड 141 माइनस 54 इज इक्वल टू 87। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी कितने का? तो 41 का डिक्रीज इन लायबिलिटी भी लेस हो जाएगा। टैक्स पेएबल आना नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी वर्किंग कैपिटल चेंज। तो ये तीन चेंजेस हैं। 41 लेस करेंगे 37 640 37 41 640 37 41 और ये तीनों लेस हो जाएंगी। और साथ में आप डिस्क्रिप्शन लिख देंगे ना, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन रिसीवेबल एंड डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। अब देखें टोटल वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितने की बन रही हैं? ये 10 नहीं 640 माइनस 37 माइनस 41 इज इक्वल टू 718। अब ये लेस करो, 1756 माइनस 718 इज इक्वल टू 1038 और ये है वो 1038। तो आपको इसे अलग से नोट में जाके लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको हमेशा इसी मेथड से लिखो। ऑलराइट, अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई इशू? क्या आप लोगों को ये एग्जांपल ठीक से समझ आ गई? इसी तरह से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो बेटा वो इससे ज्यादा इजी है, क्योंकि उसमें अगर आप लोग देखें तो एक तो आप लोगों को उसने बैलेंस शीट बनाकर दे दी, बिल्कुल ऐसे ही बैलेंस शीट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और कोई खास एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप लोग इसको इजीली अकाउंट फॉर कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 18 आपकी होम असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी है। हम इस इजी क्वेश्चन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। एग्जांपल नंबर 19 भी अगर आप लोग देखें, थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एज सच कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक नजर जरा पढ़ लें और इसमें से देखें कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आ रहा हो, जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ें। इस एग्जांपल में देखें, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2015 फॉर मर्दान सॉफ्टवेयर लिमिटेड। Additional information, plant and equipment with a carrying amount of 184 was disposed of for ₹203। अच्छा, यहीं से ना पता चल गया तो यार ये 203 जाकर फौरन रिकॉर्ड कर दूंगा अपने पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो के तौर पर। दूसरी बात,
कैरिंग अमाउंट बताई ना कि कॉस्ट। तो मतलब 184,000 का एसेट 203 में कर रहा हूं तो मुझे 19 का गेन हो गया, 19 फौरन जाके एडजस्टमेंट के तौर पे रिकॉर्ड कर दूंगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? देखिए दो चीजों का आपको पता चल गया था यहाँ पर कि आपके पास प्रोसीड्स कितनी आ जाएंगी 203, ये 203 आप अलग अलग लिख सकते हो, बुक को एज इट इज नहीं फॉलो करना, आप अलग से लिख दिया करें सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्लांट इज 203, आप इसको अलग से रिकॉर्ड करें। फिर आप लोग चले गए 184, ये एडजस्टमेंट है आपके प्रॉफिट्स के अंदर, और ये 184 नहीं, 184 एंड 203 का डिफरेंस 19 गेन है, 19 आ रहा है ना, 19 गेन है, तो आप लोगों ने जाकर इसको लेस कर देना है अपने प्रॉफिट्स की वैल्यूज के अंदर। ये देखें ये दो चीजें सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ते ही आपने जाके रिकॉर्ड कर देनी है। साथ में आपने देखा कि यार इसका ताल्लुक हमारे फिक्स एसेट से है, जल्दी से अपना फिक्स एसेट अकाउंट बना लेना। और आप लोग देखें आपको फिक्स एसेट किस तरह से गिवन है, यहाँ पर आपने देखा इक्विपमेंट अलग से हैं, फिक्स फिटिंग अलग से है, अगर यहाँ पर अलग है तो आप भी अलग बनाओगे। और जाकर आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर अब हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि एक तो मुझे यहाँ पर इनकी WDVs गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो मैं इनको WDV के ऊपर ही मेंटेन करूंगा। मैंने इनका ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, अब इसका प्लांट का ओपनिंग हमारे पास 2086, इसका क्लोजिंग 2103, इसी तरह से आपने फॉरेन फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, जितना जल्दी से काम करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स गेन करते जाएंगे। एक क्वेश्चन के ऊपर नहीं बैठ जाना आप लोगों ने, और एक क्वेश्चन का 100% मार्क्स आ जाना आपको पास नहीं कराने वाला, तो आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है। यहां पर ओपनिंग देखें 1381 और इसका क्लोजिंग देखें। अच्छा बेटा यहां पर फिर आपके माइंड को यह बात पता चल जानी चाहिए कि अगर आप लोग WDV के ऊपर अकाउंट बना रहे हैं तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसी को चार्ज करेंगे। डिस्पोजल अगर आपके पास कोई आ जाता है तो वो डिस्पोजल अब अपनी कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड होगा, अब वो अपनी कैरिंग अमाउंट 184 पे आके रिकॉर्ड होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया तो वो भी यहीं पर आएगा हमारे पास। अभी तक के लिए यही इंफॉर्मेशन थी मेरे पास। अब अगर मैं नेक्स्ट चलूं, कहते हैं व्हाइल अ न्यू आइटम ऑफ प्लांट वहां परचेज फॉर रुपीज, फौरन जाकर 312 का आउटफ्लो रिकॉर्ड करो कि भाई परचेज ऑफ अ प्लांट, आपने जाके 312 अलग से रिकॉर्ड कर देना है। इसने दो एडजस्टमेंट बनाई, आप दो ना बनाओ, आप चार बना लो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। जरूरी नहीं है कि आप नॉन PPE परचेज PPE डिस्पोजल करो, आप एसिड्स के नेम लिखते जाओ। आप लोग जाके इसका आउटफ्लो रिकॉर्ड करो 312 का, और जाकर यहां पर 312 की एडिशन किस में हुई है, प्लांट में, तो आपने 312 यहां पे रिकॉर्ड कर दिया कैश, और इसको आपने रिकॉर्ड भी कर दिया अपने पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी। तो यहां से जो बैलेंसिंग वैल्यू आपको मिलनी है प्लांट से रेलिवेंट, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है। तो देखिए यहां पर आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना मिल जाएगा, ये आपके एडजस्टमेंट्स के तौर पे चला जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसमें जाकर 111 आप लोगों ने ऐड कर देना है। साथ में अगर यहाँ पे देखें फर्नीचर एंड फिक्सचर से रेलिवेंट, फर्नीचर फिक्सचर विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100 वर डिस्पोज ऑफ फॉर रुपीज, तो मुझे पता चल गया कि भाई 95 तो जाके मैंने कैश इनफ्लो रिकॉर्ड करना है। आप जाकर सबसे पहले अपना 95 रिकॉर्ड करो, फिर जाओ अपने एसेट्स के अकाउंट में, और यहां पर आपको पता चलेगा कि उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी 100। फर्नीचर एंड फिक्सर की कौन सी साइड पे जाके लिखें, तो यहाँ पे डिस्पोजल लिख दो। क्लियर? अब आप लोग आए नेक्स्ट इसके एडजस्टमेंट्स, तो आप देखें कि भाई किसी किस्म की कोई एडिशन, कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कुछ ऐसा, तो उसने कहा कि फर्नीचर एंड फिक्सर के ऊपर जो आप लोगों को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिल रहा है वो 351, यहां से अब एडिशन बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आएगी। जबकि प्लांट एंड मशीनरी में उसने आपको एडिशन बता दी थी, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आया था। तो ये 351 आप लोगों ने जाके यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। अब इसको क्लोज करने से पहले आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एडजस्टमेंट कर लेनी है।
अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 111 प्लस 351 इज इक्वल टू जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये 462, आपने ये एडजस्टमेंट कर दी। ऑलराइट, फिर अब आप जो लोग जाकर अपने फर्नीचर के अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, तो यहां से आपको बैलेंसिंग वैल्यू मिल जाएगी जो आप लोगों ने एडिशंस की हैं। तो देखिए आपने एडिशंस कितनी की, 3 डबल। ये कैश आउटफ्लो के तौर पर जाके रिकॉर्ड कर लो अपने पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में या इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 366 और ये दोनों अमाउंट्स। ऑलराइट, अच्छा फिर देखें भाई सबसे पहले अपनी एडजस्टमेंट को ही खत्म किया करो, उसके बाद देखें क्या थर्ड एडजस्टमेंट तक हम लोग कर नहीं चुके। अब कहते हैं डिविडेंड ऑफ ₹322 वाज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब रिटेन्ड अर्निंग में से 322 निकालना है, रिटेन्ड अर्निंग में से 322 निकालना है, ये डिविडेंड पेएबल के अकाउंट में जाएगा। फिर क्या कहता है, हाउएवर फुल अमाउंट हैज नॉट बीन पेड बाय द शेयर होल्डर टू द शेयर होल्डर्स बाय द रिपोर्टिंग डेट। डिक्लेयर कितना किया, तो मैंने अपनी यहाँ पे बैलेंस शीट को देखा तो मुझे डिविडेंड पेएबल नजर आ गया। मैं अपने पास डिविडेंड पेएबल का अकाउंट ओपन करूंगा, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग मैंने डिक्लेयर कितना किया, तो यहां पर आपके पास आ जाए। और ये कहां से आएगा, शाबाश, कितना 322, यहां से जो पे किया डिविडेंड उसकी अमाउंट आ जानी है हमारे पास। तो कितनी, डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा हमारे पास, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा डिविडेंड पेड, या ऑपरेटिंग, और ये डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट, कैश आउटफ्लो 3। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा इसके बाद देखिए हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन सारी कंप्लीट हो गई। अब जहां पर जब हम लोगों ने आके देखा प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया, 1381 से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टार्ट करेंगे, आप लोगों ने जाके 1381 यहाँ पे लिख दिया, उसमें से 2 एडजस्टमेंट अभी आप लोग कर चुके हैं। और फिर आप लोग देखो यहाँ पे आपको लॉस हो गया था, ये लॉस भी जाके रिकॉर्ड कर दो। इसके अलावा कहीं पे क्या कोई इंटरेस्ट वगैरह की उसने बात की, इंटरेस्ट से रेलेवेंट, अगर इंटरेस्ट होता तो हम लोग उसकी भी एडजस्टमेंट करते, अब इंटरेस्ट से रेलेवेंट कोई बात नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास ये प्रॉफिट एडजस्ट हो गया 1829। ये 1829 जहां पर आया, वर्किंग कैपिटल चेंजेस साथ में आ जाएंगी। अच्छा अब हम लोग जैसे ही इधर पहुंचे अपने इस क्वेश्चन पर, तो भाई क्या नॉन करंट एसेट एडजस्ट हो नहीं चुके हैं। अगर हम लोग करंट एसेट की बात करें तो सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लिया करें। एक तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये नहीं लिखा हुआ होता तो आपकी अजम्पशंस थी, और वो अजम्पशन आप नोट करते हैं। आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बना लेते, स्टेरिक लगाते, स्टेरिक में आकर उसे बता देते assuming that short term investments are the part of cash and cash equivalent। ओके, आपका क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला। तो अब अगर हम लोग देखें तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट साथ में ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपके पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1247, और क्लोजिंग आप 1112, ये आपके पास क्लोजिंग आ जाना है। अब करंट लायबिलिटीज में देखो तो ऐसी कोई बात आपको नजर नहीं आ रही, आपने इसको जाके जरूर लिख लेना है सबसे पहले 12471112, इसके मार्क्स आपको मिल गए। ऑल राइट, अच्छा नेक्स्ट अगर और फौरन ये वाली अमाउंट लिख लिया भाई, ये आदत बना लेना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखने के बाद बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर इसे ऊपर वाली अमाउंट लिख लिया करो, और इसके सामने क्या नेट पता चल जाएगा इंक्रीज है या डिक्रीज है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कुछ भी नहीं, ये बैलेंसिंग वैल्यू है ना, और ये ऊपर वाली तमाम एक्टिविटीज का टोटल होता है, तो इनके साथ कोई रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर टोटल इक्वल है या नहीं है ये ऐसे लिखना, क्लियर। क्योंकि अगर ऊपर टोटल करके इधर डिफरेंट अमाउंट लिख दी
उसमें ओपनिंग ऐड करोगे कभी भी ये क्लोजिंग इक्वल नहीं आएगा। लेकिन यहां से ये पता चल जाता है कि यार ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल ठीक है, इसके मार्क्स तो ना डिडक्ट करवाओ ना। जब मुझे इस वैल्यू का पता चल रहा है कि इस वैल्यू को यही होना चाहिए, तो मैं इधर 135 की जगह पे कोई और अमाउंट क्यों लिखूं? ओके, तो उसको गलती जो ऊपर हो चुकी है फिर उसके मार्क्स डिडक्ट करने देना, इसके ना करने देना। अच्छा अब देखें आप लोग, टैक्सेस का पता चल जाएगा। टैक्स पेएबल, इसका अगर आपने अकाउंट बनाया 899, इसमें प्लस कर दो 310 और इसमें से लेस कर दो 903, तो टैक्स पेएबल का आपको पता चलेगा 30। तो टैक्स पेड कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है आपके पास? हाँ जी जी, ट्रेड पेएबल्स। अच्छा ये ट्रेड पेएबल था, सॉरी, इनकम टैक्स पेएबल 257 प्लस 310 लेस 312 255, ये टैक्स पेड है। और ये टैक्स पेड कौन सी एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा हमारे पास? ये रहा टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा। ऑलराइट, अच्छा फिर देखें इन्वेंट्रीज में इंक्रीज कितनी अमाउंट से? 660। तो ये हमारे पास आउटफ्लो के तौर पे जाएगा। 713 एंड 1486 किसी किस्म की कोई अब एडजस्टमेंट नहीं थी, बैड एंड डाउटफुल डेट की कोई बात नहीं है। तो इसमें भी इंक्रीज आया कितनी अमाउंट से? 77, ये भी लेस हो जाएंगे, इनको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद पहुंच गए डिविडेंड पेएबल अलग से रिकॉर्ड हो गया, इनकम टैक्स पेएबल अलग से रिकॉर्ड हो गया, लायबिलिटीज में इंक्रीज आया 4 का और ये ऐड हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस बेसिकली कितनी अमाउंट? 660, 773 और 4 इसमें ऐड करें तो ये देखो आपने इस तरह से अपने पास आके लिखा, तो ये 400 आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, ये 400 आपके पास यहां पहुंच गया। इसमें आप लोगों ने इनकम टैक्स पेड, ये आपके पास नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आया। आप लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिख चुके हैं अपने पास, इसका टोटल आ गया। अब आपके पास रहता है शेयर कैपिटल। अब यहां पर कोई बात ऐसी नहीं बताई गई थी, तो मैं इक्विटी के पोर्शन में गया, मैंने इसका टोटल कर दिया। अब ओपनिंग कितना है मेरे पास, और मैंने इसका भी टोटल कर लिया, और मेरे पास क्लोजिंग कितना है। क्या इससे रेलेवेंट कोई इंफॉर्मेशन है? 400 के मैंने शेयर इशू की है। ओके, अब यहां पर यह भी नहीं बताया कि एक शेयर कितने का था, तो नंबर ऑफ शेयर में एज इट इज फाइंड नहीं कर, मुझे जरूरत भी नहीं है। तो हमारे पास न्यू कैश का इनफ्लो कितना हो गया? 400 का, तो वो 400 जाके रिकॉर्ड कर देना इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। ऑल राइट, अच्छा फिर लोन वगैरह की अमाउंट्स को देख लेना एक नजर। तो आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वगैरह तो मौजूद है, लेकिन लोन एज इट इज कोई नहीं है। लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अब यहां पे अगर एक नजर देखें, जस्ट फॉर कंफर्मेशन, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1071, आपने डिविडेंड कितना अनाउंस किया ये देखो 322। जरा करना डेबिट क्रेडिट का टोटल, इक्वल है दोनों। ऑलराइट, तो यहां पर अभी मुझे ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग का अकाउंट बनाने की जरूरत बेसिकली ये उस टाइम पे जरूरत होगी जब मुझे डिविडेंड की अमाउंट ना गिवन हो, तो पहले मैं इसको बना के चेक करूंगा। या डिविडेंड की अमाउंट गिवन हो सकती है, मुझे प्रॉफिट की अमाउंट गिवन ना हो, तो प्रॉफिट की अमाउंट बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर यहां से आएगी। ऑलराइट, आई होप कि ये एग्जांपल आप सब बच्चों को क्लियर हो चुकी है, इसमें कोई इशू नहीं आप लोगों को। एग्जांपल नंबर 20, ये अब आप लोगों की होम असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। एग्जांपल नंबर 20 को
थ्योरेटिकली ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास, यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, कि हम लोगों ने कैश फ्लो इंफॉर्मेशन को कहाँ कहाँ पर यूज करना है, इसका यूजेज क्या है, क्या इंफॉर्मेशन हमें इनसे मिल सकती हैं, हम लोगों ने इसको देखना है। तो ये आपके लिए थ्योरेटिकली कोई एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, अगर आई कैप चाहे आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपने जब एक मरतबा इसको पढ़ा हुआ होगा ना, और सपोज ऐसा भी हो सकता है कि 2 मार्क्स के लिए वो आपसे कह दे, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन देता है ना, तो उसमें से फर्स्ट ऑप्शन लिख देता है डिस्क्राइब द यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो आपके पास इतने पॉइंट्स होने चाहिए कि वो 2 मार्क्स गेन कर सके। 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स ना दो तो फिर मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखो, हाफ मार्क्स के लिए आगे चलो। इन केस अगर वो आपसे कह देता है कि डिस्क्राइब एनी 2 पॉइंट्स, तो तीसरा पॉइंट ना लिखो, फिर जो बेस्ट 2 पॉइंट्स होना वो जाके लिखना। इजी नहीं, जो बेस्ट 2 पॉइंट्स हो वो जाके लिखना, मतलब आपको सारे आते हैं। 2 से 3 पॉइंट्स ना लिखना कि पहला पॉइंट गलत होगा तो वो तीसरे पॉइंट को पढ़ के नंबर दे देगा। आई क्या मैं ऐसा नहीं होता, पहला पॉइंट गलत मतलब मार्क्स गए, उसने 2 ही देखने हैं पहले, उसके बाद वाले नहीं देखने उसने। तो पहले 2 बेस्ट पॉइंट जो आपको आते हैं। अब यहाँ पे देखें, अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अलोंग विद अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनेबल यूजर्स टू इवैल्यूएट। अब जैसे इनकम स्टेटमेंट आपको क्या बताती है, बिजनेस की परफॉर्मेंस के बारे में, कि सारा साल बिजनेस की एक्टिविटीज से क्या परफॉर्मेंस रही बिजनेस की, कितना कुछ हम लोगों ने गेन किया या हम लोगों ने कितना कुछ लूज किया। ऐसे ही है ना, इस चीज का आइडिया हो सकता है हमें। बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, कहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ था और आज बिजनेस की पोजीशन कितनी है, आज कौन सी स्टेज पे बिजनेस खड़ा हुआ है, इस चीज का आइडिया होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बेसिकली बताता रहता है चेंजेस इन नेट एसेट्स ऑफ एन एंटिटी, कि हमारी एंटिटी के नेट एसेट्स में बेसिकली कितना चेंज आया है। तो ये हमें बताएगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखें भाई, कैश का ताल्लुक आपकी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज वगैरह से होता है, ऐसे ही है ना। इवन के नॉन करंट एसेट्स वो भी तो कैश से आते हैं हमारे पास। आपने इक्विटी के अलावा बाकी सारी चेंजेस देखनी होती हैं। तो बेसिकली नेट एसेट से मुराद आपकी इक्विटी है, कि आपकी इक्विटी में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है। फिर क्या कहता है, इट्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इट्स लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, कि भाई बिजनेस की अपनी परफॉर्मेंस कैसी है। देखिए भाई, बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लेकिन उसका अपने पास इक्विटी नहीं है, वो किसी और का पैसा यूज करके प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो आने वाले साल के अंदर हो सकता है उसके प्रॉफिट्स की वैल्यू कम हो जाए ड्यू टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। हो सकता है उसकी नॉन करंट लायबिलिटीज ज्यादा रखी हुई हैं, उसके अपने एसेट मौजूद ही नहीं है। अपने अगर एसेट शो कर रहा है तो सारे उसने अपने पास उधार पे रखे हुए हैं, तो उसकी लिक्विडिटी सॉल्वेंसी पोजीशन वीक हो सकती है। इस वजह से हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है कि बिजनेस के पास अपना कैश कितना है। नेक्स्ट, इट्स एबिलिटी टू अफेक्ट द अमाउंट्स। अब अमाउंट्स को भी इफेक्ट करता रहता है ये। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज इन ऑर्डर टू अडॉप्ट और टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये चारों पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने। नेट एसेट्स में चेंजेस, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में, अफेक्ट द अमाउंट्स एंड टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, इस चीज के बारे में हमें पता चलता है। Historical cash flows information is used as an indicator of the amounts, timing and certainty of future cash flow. मतलब previous data से, historical data, previous data, past experience हमें पता चलता है कि भाई मैं अपने डेटर्स को कब अमाउंट रिसीव करता हूँ और मैं अपने सप्लायर्स को कब अमाउंट पे करता रहता हूँ। तो वहां से आइडिया हो जाएगा कि भाई मेरे डेटर्स, ये जो मैंने अपने पास लिखे हुए, ये कितने दिनों में मुझे पैसे दे देंगे, सप्लायर्स को मैं कितने दिनों में रिटर्न कर दूंगा, इस चीज का आइडिया हो जाता है। इन चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ पास्ट अजम्पशंस असेसमेंट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो पास्ट असेसमेंट्स करते हुए हम फ्यूचर के कैश फ्लोज के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे कैश फ्लोज कितने होने वाले हैं। भाई आपको पता है
कि आपने एक आदमी को 10,000 रुपए का लोन दिया हुआ है और उसने आपको 15 दिन के बाद रिटर्न कर देना है। आप अपनी नेक्स्ट फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग करने लगेंगे ना, आपको आइडिया होगा कि यार मुझे वहां से ना इतनी अमाउंट तो रिसीव हो जानी है। तो एक तसल्ली होती है इंसान को कि यार मेरे पास इतना कैश इनफ्लो हो जाना है, इनसे रेलिवेंट मैं एक्सपेंसेस कर सकता हूँ। फिर इन examining the relationship between profitability and net cash flows and the impact of changing prices। अब आपने प्रॉफिट कितना अर्न किया और आपके पास कैश कितना मौजूद है, इसके बारे में हमें आइडिया हो जाता है। और प्राइसेस में चेंजेस की वजह से हमारे कैश फ्लोज में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। इन comparability of the reporting of operating performance by different entities because it eliminates the effect of using different accounting treatments for the same transaction and event। वैसे इस चीज को हम लोगों ने जाकर अपने रेशो एनालिसिस में भी देखना है कि हम लोग अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कंपैरिजन अपने जो कंपेटिटर्स होते हैं ना उनके साथ भी कर सकते हैं। वहां से भी हमें आइडिया हो सकता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन वाइज यूजफुलनेस। हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं एंड फाइन। इन तमाम एक्टिविटीज का क्या क्या यूजफुलनेस है। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो की यूजफुलनेस। अब हर एक्टिविटी को अलग अलग क्यों हम लोगों ने क्लासिफाई किया था। इसमें नेट कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज हमें क्या कुछ बताएंगे। अब जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं इट इज अ की इंडिकेटर ऑफ एक्सटेंट टू विच द ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी हैव जनरेटेड सफिशिएंट कैश फ्लोज टू रीपे loans, maintaining the operating capability of the entity, pay dividend and make new investments without resource to external sources of financing। Information about the specific components of historical operating cash flows is useful in conjunction with other information in forecasting future operating cash flow। अगर आपके पास आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बैलेंस आ जाता है पॉजिटिव, इट मींस दैट आपके पास इतनी अमाउंट मौजूद है कि आप इससे लोन को रीपे कर सकें, आप अपने नॉन करंट एसेट्स को परचेज कर सकें, आप अपने आने वाले एक्सपेंसेस को बेयर कर सकें। इन चीज़ों के बारे में इंडिकेशन होती है। और जितना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको ज्यादा से ज्यादा कैश इनफ्लो जनरेट करके देती है उतना आपका बिजनेस एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर मौजूद होता है। फिर हमारे पास आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दीज कैश फ्लोज रिप्रेजेंट द एक्सटेंट टू विच expenditures have been made for resources intended to generate future income and cash flows। मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव होना, सपोज बेसिकली नेगेटिव होना हमें ये बताता है कि हमने अपने नॉन करंट एसेट्स के ऊपर ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्सपेंस किया है। अगर हम लोगों ने अपने नॉन करंट एसेट परचेज किए है तो बैलेंस नेगेटिव में जाएगा, लेकिन एक उम्मीद होती है कि इस नॉन करंट एसेट्स ने फ्यूचर में कैश इनफ्लो जनरेट करके देने हैं। क्लियर हो गई है बात। इसी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव है तो फिर मतलब न्यू शेयर्स वगैरह हमने इशू कर दिया, हमने न्यू लोन्स ले लिए हैं। नेगेटिव है हमने कोई अपना लोन रीपे कर दिया है, लोन का रीपे कर देना पॉजिटिव इंपैक्ट होता है हमारे पास। कहते हैं इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग क्लेम्स ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज बाय प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल टू द एंटिटी। इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग क्लेम मतलब लोन है तो इंटरेस्ट पे करना होगा, और अगर डिविडेंड वो हमारे पास हैं शेयर कैपिटल वगैरह की इश्यूएंस वगैरह तो उनके ऊपर डिविडेंड पे करना होगा। तो वहां से हमें पता चल जाता है कि भाई अगर मैंने न्यू शेयर्स इशू किए हैं तो मुझे ये उम्मीद रखनी चाहिए नेक्स्ट ईयर में डिविडेंड ज्यादा पे करूंगा। अगर मैंने न्यू लोन ऑब्टेन किया है तो मुझे पता होना चाहिए नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट ज्यादा पे करूंगा। अगर मैंने लोन को रीपे कर दिया है मुझे पता होना चाहिए नेक्स्ट ईयर मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होने वाला है। ऑलराइट, फिर आता है कंपैरिजन ऑफ यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन विद प्रॉफिट और लॉस। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर किसी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है इट डजंट मीन दैट कि उसके पास उतनी कैश की वैल्यू मौजूद है। इसका यह हर चीज मतलब नहीं होता कि उसके पास कैश भी उतना मौजूद है। अब देखें
और इन केस लॉस हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, हो सकता है काफी सारे पैसे रखे हों। अब लॉस की सिचुएशन में बिजनेस के अपने पास अगर कैश मौजूद है तो ये उसके लिए नुकसानदेह बात है। नुकसानदेह बात क्यों है कि भाई तुमने अपना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया, तुम इन्वेस्ट करते तो तुम्हें कोई रिटर्न मिलता, जब तुमने इन्वेस्ट ही नहीं किया तुम्हें रिटर्न कहां से मिलेगा? तुमने कैश का क्या करना है? बिजनेस कभी भी अपने पास कैश के बैलेंसेस बहुत ज्यादा नहीं रखता, हमेशा उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है ताकि उसको रिटर्न मिले। इन्वेस्टमेंट कहाँ? जरूरी भी नहीं है कि नॉन करंट एसेट परचेज करो, भाई तुम इन्वेंट्री लो अपने उस कैश से, इन्वेंट्री लो उसको आगे सेल करो, जितनी इन्वेंट्री ज्यादा लोगे जितनी सेल ज्यादा करोगे उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा तुम्हें। क्लियर? तो तुम्हें लॉस इस वजह से हुआ है कि तुमने अपने कैश को यूटिलाइज ही नहीं किया। गॉट इट? अब यहाँ पे देखें, बिजनेस मस्ट हैव सफिशिएंट कैश अदरवाइज दे कैन नॉट सर्वाइव। कैश की वैल्यू होनी चाहिए लेकिन इतनी भी नहीं कि सारा कैश ही रखा हुआ है और बिजनेस नहीं चल रहा, और इतनी कम भी नहीं कि कोई मुश्किल वक्त आया और आपके पास कैश ही नहीं है। अब कहते हैं बिजनेस मे बी इनकरिंग लॉसेस बट मे स्टिल सर्वाइव if it has sufficient cash or has access to other liquid assets। कहते हैं कि लॉस का आ जाना इसका ये मतलब नहीं है कि अब बिजनेस ठप हो गया या बिजनेस खत्म हो गए, नहीं, कहते हैं फिर भी बिजनेस सर्वाइव करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कैश मौजूद है, उसे पता है कि हम आने वाले ईयर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इस कैश की इन्वेंट्री परचेज कर लेंगे और हम लोग एक अच्छी पोजीशन पर आ सकते हैं। और कहता है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस में नॉट सर्वाइव, और अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉफिट है लेकिन बिजनेस ने सर्वाइव नहीं किया, अगले साल ठप हो गया। क्या रीजन है? इफ इट इज अनएबल टू पे इट्स obligation when they fall due because it does not have enough cash or access to other liquid assets। सपोज उसने अपने क्रेडिटर्स को पे ही नहीं किया, उन्होंने नेक्स्ट ईयर उसको परचेजेस नहीं की, उसके बाद इन्वेंट्री नहीं आई। इसी तरह से उसने अपनी फैक्ट्री प्लेज करवाई हुई थी, उसके अगेंस्ट नॉन करंट लोन लिया हुआ था, उसने लोन की अमाउंट ली हुई थी जो कि रीपे करनी थी, उसने नहीं की, उसकी फैक्ट्री सेल करवा दी बैंक वालों ने, तो उसके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं इस सिचुएशन में। द फंडामेंटल पर्पस ऑफ बीइंग in business is to generate profit, as this will increase the owner's wealth profitability related to long-term performance of the business and indicates that over the long term of business will generate cash. In short term, the business viability is determined by its ability to generate cash. However, as a statement of profit or loss is prepared on an accrual basis, the profit for the year is unlikely to correlate with the movements in the money bank balance. Therefore, understanding cash flows and outflows is important. अगर आप लोग कैश बेस्ड अकाउंटिंग करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कैश बेस्ड अकाउंटिंग करें, हमारी जो अकाउंटिंग होती है एक्रूवल बेस होती है, इस वजह से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है हमें अलग से। ऑलराइट, अच्छा, बाकी ये वाले बेटा सारे पॉइंट्स आप लोगों ने सिर्फ एक मरतबा इनको रीड कर लेना, बाकी इस चीजें हम लोगों ने सारी डिस्कस की हुई हैं। थ्योरेटिकली आप लोगों ने इसको एक मरतबा रीड जरूर कर लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं आपकी कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स। अभी तक मैंने आप लोगों को होम असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन दिए हैं, आज के दिन में आप लोगों ने वही 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ओके, फिर हम लोग अपनी कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स को डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलराइट, यस सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।